हेलो एवरीवन, क्लास 12th के लिए सेकंड चैप्टर गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस हमारा रनिंग में है। लास्ट क्लास में हमने गाउस थ्योरम के एप्लीकेशंस स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो जो आज की क्लास रहने वाली है इसमें हम आगे जो एप्लीकेशंस हैं गाउस थ्योरम के उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, वो क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग। तो ऐसे किसी सब्सटेंस से बनी एक शीट है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया है। उस शीट की वजह से हम उसके किसी नियर बाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत हमने की है। कंसिडर एन इनफाइनाइट शीट इज चार्ज्ड विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है ना। इसकी सरफेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लोकेटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r ड्यू टू दिस शीट। इस शीट के प्लेन से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P प्रेजेंट है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका पॉइंट है कोई भी, इस शीट का ये एक सेक्शन अपन ले लेते हैं। इनफाइनाइट शीट है तो हम एक सेक्शन अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ABCD। इसमें पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस पे दो एलिमेंट ले लेते हैं अपन, A1 एंड A2। एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट है, यहाँ पे दोनों का एरिया जो है DA एंड DA इक्वल है, ठीक है ना। A1 जो है एलिमेंट, इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली A2 की वजह से DE2 इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के एरियाज इक्वल हैं, यानी कि दोनों पे चार्ज भी ऑब्वियस है इक्वल होगा। दैट्स वाई DE1 और DE2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल रहने वाले हैं, बट इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है। तो इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इनके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। और इनके जस्ट सामने वाले एंगल्स भी जो है, जिनको अपोजिट एंगल्स कहते हैं, वो दोनों थीटा हो जाएंगे। DE1 के मैं कंपोनेंट लूँगा तो ये वाला हो जाएगा DE1 कोस थीटा जो थीटा के साथ है, और ये वाला हो जाएगा DE1 साइन थीटा। सिमिलरली DE2 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE2 साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE2 कोस थीटा। आगे बात करें, DE1 और DE2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। और हम देख सकते हैं डायग्राम में कि इन दोनों की डायरेक्शंस भी क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इस चीज़ के लिए हमने लिख रखा है एज DE1 एंड DE2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। बाय टेकिंग देयर कंपोनेंट्स वी फाइंड DE1 साइन थीटा इक्वल टू माइनस का DE2 साइन थीटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। सो DE1 साइन थीटा प्लस DE2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात करें, DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वाइल DE1 कोस थीटा एंड DE2 कोस थीटा विल एडेड अप ड्यू टू सेम डायरेक्शन। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में DE कोस थीटा यानी कि DE1 कोस थीटा या DE2 कोस थीटा, कुल मिला के ये प्लेट है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डायरेक्शन प्राप्त होती है उसकी। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गाउस लॉ से कैलकुलेट करना है। गाउस लॉ से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक 2r लेंथ का, ठीक है, इसकी लेंथ जो गाउसियन सरफेस हम मानेंगे, इसकी लेंथ है 2r लेंथ की एक गाउसियन सरफेस जिसकी शेप जो है सिलेंड्रिकल है, और जो प्लेट है वो इसके बीच में, मतलब ये जैसे ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका गाउसियन सरफेस है, और यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, A। तो इसमें टोटल चार्ज जो प्रेजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू A, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानी है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसमें जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, सिग्मा A। और ये इस जो आपकी शीट है, इस शीट के आर पार निकल रही है इस शेप में, ठीक है ना। तो
यहाँ देखें अपन इस गाउशियन सरफेस में हम गाउस लॉ लगाएं तो देखो, पहले इस गाउशियन सरफेस के लिए अपन कंसिडर करें तो देखिए यहाँ पे 3 सरफेस हैं हमारे पास, एक ये वाली A1, एक ये वाली A2 और एक ये जो इसकी कर्व सरफेस है, ये इसकी कर्व सरफेस। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 3 एरियाज हो गए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो बोले हैं इसको, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इसका रेडियल होगा किसी भी डायरेक्शन में हम देखें तो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने प्लेट जो है इस प्लेट के इस पॉइंट पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो इस वजह से अगर अपन यहाँ पे गाउस लॉ अप्लाई करें तो 3 सरफेसेस के लिए E डॉट डी ए फॉर A1 प्लस E डॉट डी ए फॉर A2 प्लस E डॉट डी ए फॉर A3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करें A1 के लिए यानी कि इस वाली सरफेस के लिए, तो A1 के लिए E और DA दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोस 0 आ जाएगा फॉर A1। A2 के लिए भी E और DA दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोस 0 आ जाएगा। A3 के लिए आप देखिए कि एरिया वेक्टर इधर है, मैंने बता रखा है डायग्राम में, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा उस डायरेक्शन में मिला है। सो यहाँ पे कोस 90 आ जाएगा इक्वल टू चार्ज कितना प्रेजेंट है इस वाली सरफेस में, जो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, सिग्मा इंटू ए। तो समेशन क्यू की जगह सिग्मा ए आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बच गया हमारे पास E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, कोस 0 की वैल्यू 1। सिमिलरली E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बात करें, देखिए E अपनी जगह, डी ए इस वाले एरिया का जो आपका 1 A1 जिसको बोला, A1 का इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए के इक्वल आएगा, तो E इंटू ए आ जाएगा। सिमिलरली ये भी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो आएगा ए के इक्वल आएगा, इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे और E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं डायरेक्शन भी बताऊं यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो E वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे एक एन कैप मैंने यूनिट वेक्टर यूज किया है, इसको एक्सप्लेन किया है मैंने हियर। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ शीट। ठीक है ना, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड एक जो है शीट है और इसकी वजह से इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी यूँ इसके परपेंडिकुलर। तो इस वजह से हम यहाँ पे एन कैप यूज कर रहे हैं और एन कैप का मतलब है इस शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने कंसिडर किया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे कोई आर का कंपोनेंट मेरे को नहीं मिला है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंडिपेंडेंट है किसका, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं ई और आर के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ग्राफ मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस या फिर आर एक्सिस के। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा। मैं इस शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ या यहाँ पे, दोनों पे सेम मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है ना, तो मेन जो डिफरेंस है नॉन कंडक्टिंग शीट में और कंडक्टिंग प्लेट में, तो प्लेट में क्या है, एक पहली बात इसमें थिकनेस आ जाएगी। ठीक है ना, आप डायग्राम में देखेंगे और अपने डेरिवेशन में भी कुछ चेंजेस होंगे, बाकी बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है जैसा लास्ट टॉपिक था। तो थोड़ा स्पीड से जल्दी से हम ये टॉपिक करते हैं। देखिए हमने शुरुआत में लिख रखा है, कंसिडर एन इन्फानाइट प्लेट इज चार्ज्ड विद यूनिफॉर्म charge density sigma. We have to calculate electric field at point P located at perpendicular distance r due to this plate. पहली बात, जो नॉन कंडक्टिंग शीट जो थी उसको जो हम चार्ज दे रहे थे, जिस जगह वो चार्ज दिया जाता है उसी जगह रह जाता है, जबकि एक कंडक्टिंग में चार्ज क्या करता है,
मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब भी एक कंडक्टिंग प्लेट को हम चार्ज देंगे वो इसकी जो पूरी सरफेस है उस सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए इसको जो चार्ज दिया है वो इस सरफेस पे यहाँ पे सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ हम देखें पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से दो एरिया एलिमेंट A1 और A2 जिनका दोनों का एरिया DA और DA है हमने कंसिडर करे। A1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा DE1 वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जबकि A2 की वजह से DE2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। DE1 और DE2 दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट इनके डायरेक्शंस क्या है, अलग हैं, देख सकते हैं हम। तो DE1 के कंपोनेंट लेंगे DE1 cos थीटा और DE1 sin थीटा, इसी तरह DE2 के हो जाएंगे DE2 cos थीटा और DE2 sin थीटा। ठीक है, जस्ट अभी बताया मैंने ये एंगल थीटा होंगे, इस वजह से। जल्दी से आगे देखें तो एज DE1 sin थीटा एंड DE2 sin थीटा जो हैं ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो DE1 sin थीटा इक्वल टू माइनस का DE2 sin थीटा के है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आगे बात करें DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है इस प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर आया है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे उन सब की वजह से प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नेट मिल रहा है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओपी डायरेक्शन के अलोंग होगा। अब आगे बात करें, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए क्रॉस सेक्शन एरिया और आर लेंथ का एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। पॉइंट P इसके एक क्रॉस सेक्शन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जबकि दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो प्लेट के अंदर इनसाइड से स्टार्ट होगा। हमने अभी बात करी कि जो भी कंडक्टर होते हैं उनके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। देखिए यहाँ पे भी 3 सरफेस हैं, इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो आपने अज्यूम करी है इसमें 3 सरफेस है, A1 A2 और एक इसका कर्व, ठीक है ना। A1 के लिए बात करें हम तो DA और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। A2 के लिए बात करें कि DA तो इस डायरेक्शन में है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि ये प्लेट के अंदर प्लेस है। जो A2 है वो प्लेट के अंदर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसी तरह अगर अपन A3 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। गाउस लॉ अप्लाई करें अपन यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA फॉर A1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA फॉर A2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA फॉर A3 इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करें E डॉट E DA को 0 हो जाएगा A1 के लिए, A2 के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो टोटल 0 हो गया, और A3 के लिए कोस 90 है, कोस 90 की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू कितना चार्ज आएगा, चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा A क्रॉस सेक्शन एरिया में सिग्मा इंटू A और अपॉन एप्सिलॉन नोट अपनी जगह है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कुल मिला के EDA कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। A1 के लिए सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नोट रह गया, E बाहर आ जाएगा, DA का इंटीग्रेशन A रह गया इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो E की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि A से E कैंसिल आउट हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में देखें तो E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट n कैप, और n कैप यहाँ पे हमने क्या लिया है, हेयर n कैप इज यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ प्लेट। जो प्लेट है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर कंसिडर किया है। यहाँ हम देखें क्लियरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला है उसमें r का कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस r का इंडिपेंडेंट है। सो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर और R के बीच में, तो ये हमें x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिलती है, यानी कि सिंपल है, क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस R का इंडिपेंडेंट है। तो ये आज की हमारी क्लास हुई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम
और जो इसकी एप्लीकेशंस बची हुई है गाउस थ्योरम की वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।